साल 2002। उत्तर प्रदेश और बिहार की गर्मियां। दिन में चिलचिलाती धूप और रात में खुला आसमान। गांव में उस वक्त यही रिवाज था कि लोग अपने घरों की छतों पर चारपाइयां डालकर सोते थे। छत पर नींद आने का मजा ही कुछ अलग था। ऊपर टिमटिमाते तारे, ठंडी हवा का झोंका और आसपास फैला सन्नाटा। लोग अपने दिन भर के कामकाज से थककर चैन की नींद में डूब जाते थे। लेकिन इन्हीं सुकून भरी रातों में अचानक एक ऐसा साया मंडराने लगा जिसने पूरे इलाके की नींद छीन ली। लोगों ने नाम दिया मोहनचोआ। कहानी की शुरुआत हुई मिर्जापुर और उसके आसपास के छोटे गांव से। रात के लगभग 1 या 2 बजे अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। गांव वाले दौड़ते हुए छत पर पहुंचे। वहां एक आदमी तड़प रहा था। उसके गाल पर गहरी खरोंची थी, माथे पर खून लगा था। वो कांपते हुए सिर्फ यही कह रहा था कि कोई आया था। उसने मेरा चेहरा दबोच लिया, नाखूनों से नोच दिया। गांव वाले हैरान रह गए। रात का सन्नाटा और पीड़ित की हालत देखकर हर किसी की रूह कांप गई। सुबह होते होते पूरी बस्ती में चर्चा फैल गई। लोग कहते, ये कोई सामान्य घटना नहीं, ये तो कोई भूत प्रेत है। कुछ लोगों ने कहा, यह आसमान से उतरा कोई जीव है। और देखते ही देखते उस अनजान ताकत का नाम पड़ा मोहनचोआ। गांव में डर का माहौल छा गया। लोगों ने बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। महिलाएं शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेती। लेकिन यह डर केवल एक रात तक सीमित नहीं रहा। कुछ ही दिनों में दूसरी घटना घटी। इस बार शिकार बना एक नौजवान। उसने बताया कि नींद में उसे लगा जैसे कोई भारी चीज उसके सीने पर बैठ गई हो। वो हिलना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे जकड़ गया हो। और अचानक उसके चेहरे पर जलन हुई। जब होश आया तो गाल और नाक पर गहरी खरोंचें थी। इसके बाद हुई तीसरी घटना। एक परिवार की औरत ने चिल्लाकर सबको जगा दिया। उसके गाल पर नाखूनों जैसे निशान थे और उसका कहना था कि उसने किसी छायादार आकृति को देखा जो उसके ऊपर झुकी हुई थी और अगले ही पल गायब हो गई। अब पूरा गांव खौफ में था। लोगों ने रात में पहरे लगाना शुरू किया। कुछ ने मंत्रोच्चार कर घरों की रक्षा करनी शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि ये तो तांत्रिक की करतूत है। मिर्जापुर और आसपास की घटनाओं के बाद खबरें बिजली की तरह फैल गई। लोग कहते कि रात में छत पर मत सोना, वरना मोहनचोआ आ जाएगा। गांव से कस्बे और कस्बों से शहर तक हर जगह लोग एक दूसरे को किस्सें सुनाने लगे। कई लोग कहते कि मैंने उसे खुद देखा है, तो कई लोग चिल्ला चिल्ला कर दूसरों को डराते। हर नई कहानी पिछले डर को और गहरा कर देती। पहला गवाह बना आजमगढ़ का एक किसान। उसने बताया कि जब वो खेत से लौट रहा था तो अचानक उसके सिर पर तेज झटका लगा। वो गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा। उसने कसम खाकर कहा कि उसके ऊपर कोई छाया सी कूदी थी, लेकिन वो पल भर में ही गायब हो गई। गवाह नंबर 2, बलिया की एक महिला। वो छत पर सोई हुई थी और अचानक नींद खुली तो उसने किसी चमकती चीज को देखा, जैसे किसी के हाथों में आग हो। उसके बाद उसे लगा कि उसके गाल पर किसी ने नाखून मार दिए। सुबह चेहरा सूजा हुआ मिला और खून से लथपथ था। गवाह नंबर 3, गोरखपुर का एक नौजवान। उसका कहना था कि उसे आसमान से कोई चमकीली रोशनी उतरती हुई दिखी। वो घबराकर चिल्लाया और अचानक उसके चेहरे पर जबरदस्त चोट लगी। उसने रोते हुए कहा, यह इंसान नहीं हो सकता, ये कोई परग्रही है। इन घटनाओं ने माहौल और भयानक बना दिया। रात होते ही
गांव में सन्नाटा छा जाता। लोग टॉर्च, लाठी और दराती लेकर पहरा देने लगे तो कहीं पर लोग जागरण और भजन कीर्तन करने लगे ताकि बुरी आत्माएं पास में ना आए। कुछ जगह बच्चों को डराने के लिए माँ बाप कहते कि जल्दी सो जाओ वरना मोहन चौवा आ जाएगा। डर अब सिर्फ रात तक सीमित नहीं था बल्कि दिन में भी लोगों की बातचीत का सबसे बड़ा विषय बन गया। स्थानीय अखबारों ने भी ये खबरें छापनी शुरू कर दी। किसी अखबार में लिखा गया कि रहस्यमयी जीव का हमला, दर्जनों लोग जख्मी। और जब मीडिया ने इसे दिखाना शुरू किया तो डर कई गुना बढ़ गया। लोग टीवी और अखबार देखकर भी लोग यकीन करने लगे कि वाकई में मोहन चौवा सच है। डर के साथ साथ अंधविश्वास भी फैलने लगा। किसी ने कहा ये चुड़ैल का काम है तो किसी ने कहा कि ये तांत्रिकों की काली विद्या है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक ये भी कहा कि ये सरकार की चाल है, कोई गुप्त प्रयोग चल रहा है। हर आदमी अपनी अलग अलग कहानियां सुनाता और हर घर में नई थ्योरी बनती और मोहन चौवा का रहस्य और भी गहरा चला गया। जब मोहन चौवा की अफवाह गांव से गांव फैल गई और कई लोग घायल होने लगे तो पुलिस को इसमें दखल देना पड़ा। मिर्जापुर, आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर के थानों में शिकायतें आने लगी। कुछ लोगों के जख्म वैसे थे जैसे कोई इंसान तेज नाखून या पत्थर से खुद को रगड़ ले। कुछ को चोट गिरने से लगी थी, जैसे नींद में छत से लुढ़क जाना। डॉक्टरों का कहना था कि डर और घबराहट में लोग खुद ही चोट खा रहे हैं और फिर उसे मोहन चौवा का हमला मान लेते हैं। वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने भी इस मामले पर नजर डाली। उन्होंने कहा कि यह घटना सामूहिक उन्माद का नतीजा है। जब एक व्यक्ति कहता है उसे कोई प्राणी दिखा तो बाकी लोग भी उसी तरह महसूस करने लगते हैं। डर और तनाव के कारण दिमाग भ्रम पैदा करता है और फिर लोग छोटी छोटी घटनाओं को भी अलौकिक मान लेते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि कई जगह लोग नींद में स्लीप पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं, यानी शरीर सोया हुआ होता है लेकिन दिमाग आधा जाग जाता है। ऐसे में इंसान को लगता है कि कोई उसके ऊपर बैठा है या हमला कर रहा है। कई गवाहों ने भी बयान दिए, वो इसी लक्षण से मिलते जुलते थे। पुलिस ने गांव वालों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दो और शांति बनाए रखें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। भले ही पुलिस और डॉक्टरों ने इसे गलतफहमी कहा, लेकिन गांव के लोग इसे साजिश मानने लगे। कुछ का कहना था कि पुलिस सच छुपा रही है। नतीजा ये हुआ कि पुलिस की जांच के बावजूद डर और दहशत कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। साल 2002 में मोहन चौवा की चर्चा सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, तो अब ये खबर अखबारों और टीवी चैनलों तक पहुंच चुकी थी। हर जगह लोग एक ही सवाल पूछते, आखिर ये मोहन चौवा क्या है? लेकिन जितनी ज्यादा खबरें छपती उतना ही डर बढ़ता गया। लोग सोचने लगे कि अगर मीडिया तक ये मामला पहुंच गया है तो जरूर इसमें कुछ सच्चाई होगी। गांव में माहौल और खतरनाक होता जा रहा था। लोग अब अकेले सोने की हिम्मत नहीं करते थे। कई जगहों पर लोग झुंड बनाकर रात भर जागते और हाथों में लाठी डंडा लेकर चौकीदारी करते। किसी की टॉर्च जले, किसी का कुत्ता भौंके या हवा में कोई परछाई हिले तो पूरा गांव हल्ला मचाकर दौड़ पड़ता। डर ने शक को जन्म दिया। गांव वालों ने मान लिया कि मोहन चौवा कोई इंसानी रूप में भी हो सकता है, कोई जादूगर या कोई तांत्रिक। किसी अनजान आदमी को देखकर लोग उसे घेर लेते, कभी कभी उसे मार पीट कर पूछते कि सच सच बता, तू ही है क्या मोहन चौवा? कई बेगुनाह लोग सिर्फ शक के आधार पर पीटे गए। कुछ मामलों में लोगों की जान तक चली गई। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब डर सामूहिक रूप ले लेता है तो इंसान तर्क से नहीं बल्कि भीड़ की मानसिकता से काम करने लगता है। लोग सोचते हैं कि हमला करने वाला कोई भी हो सकता है और इस शक में वो निर्दोष पर भी कहर ढा देते हैं। यही हुआ मोहन चौवा के समय। डर ने इंसानियत को दबा दिया। स्कूलों में बच्चे जाने से डरने लगे। महिलाएं शाम ढलते ही घर से बाहर निकलना बंद कर देती। किसान खेत में अकेले जाने से घबराने लगे। ये सिर्फ डर नहीं था,
बल्कि एक ऐसा सामाजिक संकट था जिसने आम लोगों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। पुलिस के लिए ये हालात और भी मुश्किल थे। एक तरफ उन्हें मोहन चौहा की अफवाह झूठी साबित करनी थी, दूसरी तरफ भीड़ की हिंसा को रोकना था। लेकिन अफवाहें इतनी तेजी से फैल रही थी कि पुलिस की अपीलें बेअसर साबित हो रही थी। कई महीनों तक मोहन चौहा की अफवाहों ने लोगों को चैन से जीने नहीं दिया। लेकिन समय के साथ ये डर धीरे धीरे कम होने लगा। लोगों ने देखा कि हर रात कुछ न कुछ होने के बावजूद कभी किसी को मोहन चौहा पकड़ में नहीं आया। ना कोई फोटो, ना कोई ठोस सबूत। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि शायद ये सब डर और वहम ही था। टीवी चैनलों और अखबारों ने भी कुछ समय बाद ये दिखाना शुरू किया कि मोहन चौहा का असल में कोई अस्तित्व नहीं है। आज भी जिन इलाकों में मोहन चौहा की कहानियां फैली थी, वहां बुजुर्ग लोग इसे याद करके बताते हैं कि कोई कहता है वो सचमुच था, मैंने देखा है, तो कोई हंसकर कहता है कि अरे वो तो बस हमारा डर था। गांव के बच्चे अब भी कभी कभी एक दूसरे को डराने के लिए कहते हैं कि जल्दी सो जा वरना मोहन चौहा आ जाएगा। यानी मोहन चौहा अब एक लोक कथा बन चुका है। मोहन चौहा की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। डर और अफवाह जब भी मिलते हैं तो इंसान का दिमाग तर्क करना छोड़ देता है। मोहन चौहा आया था या नहीं आया था, इसका सच शायद कभी कोई ना जान सके, लेकिन ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि डर का कोई चेहरा नहीं होता। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये सच्ची कहानी थी या फिर कोई अफवाह थी। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।